का जो चैप्टर है क्लास 12th का और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स का, वो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ हिस्सा देखे पढ़े हुए हैं। अगर इसको आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट को जाकर से और देख लें, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, सिक्वेंशियल वीडियो है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ DNA विच इन सम वॉट ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। याद रखो बेटा। ठीक है, इससे बात कर रहा है, क्या ये बात कर रहा है उस जीन का, उस DNA के टुकड़े की बात कर रहा है। ठीक है, जो ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांसफ़र इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। याद रखो, जैसे हमने कोई डिजायरेबल DNA ले लिया, क्लियर, और डिजायरेबल DNA को ट्रांसफ़र कर दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्लियर। तो अब ये जो DNA है, ये जो DNA है, वो ट्रांसफ़र होने के बाद इसका भविष्य क्या होगा उसके बारे में बात हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ DNA would not be able to multiply itself in progeny cells of organism। याद रखो बेटा, हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया जिस भी सेल में, उसमें DNA तो आ चुका है, लेकिन इससे बनने वाली जो प्रोजेनी है, इससे बनने वाली जो प्रोजेनी है, उसमें जब ये DNA पहुंचता है तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई ना करे। यहाँ लिखा हुआ है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ DNA वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई। देखो बेटा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। कहाँ की बात कर रहा है, जब ये पहुंच रहा है प्रोजेनी सेल्स में, मल्टीप्लाई खुद से नहीं कर पा रहा है, इट सेल्फ इन प्रोजेनी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद रखो बेटा, ऑर्गेनिज्म के प्रोजेनी सेल में वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू अ जीनोम ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि जब ये पीस को ट्रांसफ़र कर रहे हो, जब तुम किसी DNA मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी होस्ट में, और उसके पास खुद का अपना DNA है, इसको ला करके आप इसके DNA के साथ जोड़ दे रहे हो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ रिसिपिएंट इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड along with द होस्ट DNA। याद रखो बेटा, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, ये DNA आकर के इसमें एंट्री कर जा रहा है, तो अब जब भी इसका खुद का DNA रिप्लिकेशन करेगा, ये जब रिप्लिकेशन करेगा, तो होस्ट, जब होस्ट का DNA करेगा रिप्लिकेशन, होस्ट DNA, उसके साथ ही साथ जो एलियन DNA है उसका भी रिप्लिकेशन हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द एलियन पीस ऑफ DNA हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाहर से DNA लाया गया है, अब वो होस्ट के क्रोमोजोम का पार्ट बन गया है। आगे देखिए, विच हैज़ द एबिलिटी टू रिप्लिकेट, और क्रोमोजोम के पास रिप्लिकेशन की एबिलिटी है और उसी का वो पार्ट हो गया, सो यह भी अब रिप्लिकेशन करेगा। इन द क्रोमोजोम देयर इज ए स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। याद रखो बेटा, जो क्रोमोजोम्स होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उसमें DNA का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन। याद रखो बेटा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो है वो रिप्लिकेशन इनिशिएट करवाता है, यानी द्विगुणन की प्रक्रिया शुरू करवाता है। देयरफॉर फॉर ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ DNA। याद रखो बेटा, इसकी वजह से अगर किसी भी एलियन पीस ऑफ DNA का मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है, एलियन पीस ऑफ DNA इन एन ऑर्गेनिज्म, इट नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। इसलिए ज़रूरी है कि वह पहले जो एलियन पीस ऑफ DNA है वो क्रोमोजोम का पार्ट बने, होस्ट के क्रोमोजोम का पार्ट बने, विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ORI जीन। याद रखो बेटा, क्रोमोजोम के पास वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जिसे ORI जीन या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। आगे देखिए, दस एन एलियन DNA इज लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सो दैट, अगर आप एलियन DNA को ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ जोड़ देते हो, तो दिस एलियन पीस ऑफ DNA कैन रिप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर आप एलियन DNA को, यहाँ लिखा हुआ है एलियन DNA को आप होस्ट के साथ जोड़ देते हो, ठीक है, तो यह भी एलियन DNA होस्ट के अंदर रिप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी पा जाता है। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीप्लाई आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट DNA। याद रखो बेटा, अब होता क्या है कि अगर ऐसा करते हो तो बहुत से आपको कॉपी मिल जाएंगे उस DNA के जिसको आपने जोड़ा है। लेट अस नाउ फोकस ऑन फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, अब पहली घटना पे फोकस करने की बात कर रहा है, ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल। याद रखो बेटा, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर कोई पहले से DNA मौजूद है और उसमें आप एक्स्ट्रा DNA पीस ला के जोड़ देते हो,
उस पर आप एक्स्ट्रा डीएनए पीस अगर ला के जोड़ देते हो, ठीक है, तो अब जो टोटल डीएनए है उसको आरडीएनए कहा जाता है। याद रखो बेटा, उसको टोटल डीएनए को आरडीएनए कहा जाता है। आरडीएनए का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी के बारे में बात कर रहा है। The construction of first recombinant DNA emerged from possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with native plasmid हो गया ऑफ साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम। याद रखो बेटा, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार किया गया था, पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया था, कैसे तैयार किया गया था, तो इसके लिए लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ऑफ जीन इनकोडिंग, ठीक है, ऐसे जीन को जोड़ा गया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड, जो भी प्लाज्मिड वहाँ मौजूद था उसका आप साल्मोनेला टाइफी के साथ जोड़ा गया था। और इस काम को किसने किया था, तो लिखा हुआ है स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने। याद रखो बेटा, इस काम किसने किया था, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बायर ने। हर्बर्ट बायर accomplished in this process in 1972 by isolating an antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from plasmid। हो गया, याद रखो बेटा, ऐसा कब किए थे, हर्मिट स्टैनले कोहन और हर्मिट बायर इस काम को पूरा कर लिए थे 1972 में। कब, जब वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल रहे थे बेटा, कहाँ से निकाल रहे थे, कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड से निकाल रहे थे, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फेरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। याद रखो बेटा, वो जो जीन था वो सक्षम था एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होते हैं उनको रोकने में या उनके खिलाफ भी बैक्टीरिया को बचा लेने में। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। याद रखो बेटा, ये तभी पॉसिबल हो पाया, डीएनए की कटिंग केवल तब पॉसिबल हो पाई स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए को तभी हम काट पाए जब डिस्कवरी हुआ, किसका डिस्कवरी हुआ, मॉलिक्यूलर सीजर का। मॉलिक्यूलर सीजर किसे बोलते हैं, इसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। याद रखो बेटा, द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक विथ प्लाज्मिड डीएनए। जो कट पीस ऑफ डीएनए था, जो डीएनए काटा गया था, उसे प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ दिया गया। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वैक्टर। याद रखो बेटा, अब जैसे कोई एक प्लाज्मिड डीएनए है, उस प्लाज्मिड डीएनए को उस डीएनए से जोड़ दिया गया, ठीक है, इतना हिस्सा ला करके एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला जीन जोड़ दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है दीज प्लाज्मिड्स आर, देखो लिखा, द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज लिंक्ड विथ, जैसे कट पीस ऑफ डीएनए ला के जोड़ दिया गया प्लाज्मिड डीएनए के साथ, ये पूरा प्लाज्मिड डीएनए है और ये कट पीस ऑफ डीएनए है। क्लियर, जब जोड़ दिया गया तब दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वैक्टर। अभी जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वैक्टर की तरह काम करने लगा बेटा, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ठीक है, इसने क्या किया, तो जो पीस ऑफ डीएनए यहाँ अटैच किया गया है, ठीक है, इसको एक जगह से उठा करके दूसरे सेल तक पहुँचाने में वो सक्षम हो गया। ठीक है, याद रखो बेटा, जब प्लाज्मिड डीएनए को ट्रांसफ़र किया गया किसी सेल में, तो ये ट्रांसफ़र हो गया किसके साथ, पूरे के पूरे डीएनए को। इसने डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ का डीएनए यहाँ पहुँचा दिया होस्ट के अंदर। ठीक है, किसी नए होस्ट के अंदर ये पहुँचाने में सक्षम हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। दीज प्लाज्मिड्स एक्ट एज वैक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट वैक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप जानते हैं कि जिस तरीके से मॉस्किटो है, जैसे मॉस्किटो जो है वो मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचा देता है। कोई अगर रोगी है उसके शरीर से पैरासाइट उठा करके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को दूसरे के शरीर तक पहुंचा देता है। इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन यूज्ड एज वैक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल इसी प्रकार से प्लाज्मिड इस काम को कर रहा है बेटा, प्लाज्मिड इस काम को कर रहा है वो एलियन पीस को। ठीक है, इन सेम वे द प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वैक्टर टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। बिल्कुल वैसे ही जो प्लाज्मिड है उसको यूज कैसे कर रहे हैं, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए जोड़ा गया है उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स विथ प्लाज्मिड वैक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये तभी पॉसिबल हो पाया बेटा, आप प्लाज्मिड के साथ डीएनए को तभी जोड़ सकते हो जब आपके पास डीएनए लाइगेज एंजाइम हो। डीएनए लाइगेज एंजाइम T4 बैक्टीरियोफेज से मिल जाता है। ठीक है, T4 बैक्टीरियोफेज से डीएनए लाइगेज एंजाइम मिल जाता है। यानी अगर जोड़ना है, लाइगेज करना है, तो आपको डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ प्लाज्मिड वैक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम्स डीएनए लाइगेज।
विच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड। याद रखो बेटा, वो जो भी कटा हुआ हिस्सा है वहाँ से जोड़ देता है किसको, नए डीएनए मॉलिक्यूल को। दिस मेक्स द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएट इन विट्रो एंड नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखो बेटा, इस प्रक्रिया के कारण, यानी प्लाज्मिड के साथ हमने एलियन डीएनए जोड़ा तो एक ऐसी घटना पूरी हो गई जिसमें एक सर्कुलर डीएनए मिल गया। और ये सर्कुलर डीएनए कैसा था, ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए था। ये खुद से अपना रिप्लिकेशन कर सकता था क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओआरआई जीन होता है। क्रिएटेड इन विट्रो, इसे लैब में बनाया गया था, विट्रो मतलब लैब में, एंड नोन एज, और जो ये बना हुआ डीएनए था, ठीक है, जो प्लाज्मिड के साथ इसके साथ एक्स्ट्रा डीएनए जोड़ दिया गया था। अब ये दो तरह के डीएनए प्लाज्मिड के पास हैं, एक बैक्टीरिया का, एक बाहरी। ऐसे डीएनए को जो दो के मिलने से बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखो बेटा, मॉलिक्यूल कट एंड ज्वाइन लाइगेज डीएनए हो गया, मेक्स द कॉम्बिनेशन ऑटोनोमसली इन विट्रो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। याद रखो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसे बोल दिया गया, यहाँ लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। व्हेन दिस डीएनए ट्रांसफर इनटू इस्ट्रीकिया कोलाई, ई कोलाई, जब इस डीएनए को ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया गया बेटा, ठीक है, जब इसे ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया गया तो क्या होता है, व्हेन डीएनए इज ट्रांसफर इनटू ई कोलाई अ बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। ये ई कोलाई बैक्टीरिया बिल्कुल साल्मोनेला के जैसा ही है, ठीक है, जब उसमें ट्रांसफ़र किया गया साल्मोनेला, इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखो बेटा, ये जो ट्रांसफ़र प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, जब उसे नए होस्ट में ट्रांसफ़र किया गया ई कोलाई में, तो यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके, यानी नए बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके अपनी नई कॉपियाँ, मतलब रिप्लिकेशन करने लगा, मेक मल्टीपल कॉपीज़, और ढेर सारी अपने रिप्लिकेट, अपनी कॉपी बनाने लगा। इसे हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हो गया। याद रखो बेटा, ये जो क्षमता है जो जिसके वजह से नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनने लगते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। हो गया। यू कैन हेंस infer that there are three basic steps of genetic modifying an organism। याद रखो बेटा, तीन बेसिस हैं, ठीक है, डीएनए मॉडिफाई करने के तीन आधार हैं जिसके बेसिस पे हम लोग रिप्लिकेशन करवा सकते हैं। दैट हियर थ्री बेसिस। हो गया। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए डिजायरेबल जीन। पहली चीज़ कि आप जिसको रिप्लिकेशन कराना है उस जीन को पहचानिए कि आपको कहाँ से लाना है उसे। डिजायरेबल जीन कहाँ से निकाल रहे हो, प्रोकैरियोटिक से निकाल रहे हो, यूकैरियोटिक से निकाल रहे हो, ह्यूमन बॉडी का डिजायरेबल जीन है, ह्यूमन बॉडी का जीन है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए विथ होस्ट। अब जो आपने जो डीएनए निकाला है उसको होस्ट जिसके अंदर डालना उसके साथ इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। आगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए ऑफ टू इट्स प्रोजेनी। याद रखो बेटा, अब तीन चीज़ें हो गई। एक तो डिजायरेबल जीन को पहचानना, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करना। दूसरा, उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना। और तीसरा, होस्ट में अगर पहुंच भी गया तो होस्ट से जो नई सेल्स बन रही हैं, होस्ट से जो नई सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है होस्ट रिप्लिकेशन के थ्रू या किसी भी कारण से, वो होस्ट में भी वो डीएनए पहुंचने चाहिए, ठीक है। इन तीनों आधार पर अगर तीनों चीज़ें हो रही हैं तो जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का वो सक्सेस हो जाता है बेटा। ये हम लोग का सेकंड वीडियो था बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। थर्ड वीडियो के लिए वेट कीजिए, जल्दी हम इसको अपलोड कर देंगे, तब तक इसको देखिए आप, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी ये समझ में आएगा।